अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है लैब सेशन नंबर 5 जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, इट इज़ अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और जिन चीज़ों पर वो डिपेंड करती हैं उनके साथ उसका क्या ताल्लुक़ है, किस तरह रिलेशनशिप है, और फिर जब कैलकुलेटेड और मेजर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह ग्राफिकली उनको हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, इनफैक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें एक ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन शो किया है। ठीक है। तो एक उसका पाथ ऑफ इनर्शिया जो है वो दिखाया है, डिफाइन किया है पाथ ऑफ इनर्शिया। और पाथ ऑफ इनर्शिया बेसिकली वो डायरेक्शन, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन इस सर्कुलर मोशन से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे शो की हुई है। आपको पता होना चाहिए कि जब कभी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो एक सेंटर सीकिंग फोर्स होती है जिसको आप कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट उस सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है या उस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा होता है। तो उसकी न्यूटन की थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन है, तो उसका जो आउटवर्ड रिएक्शन होता है जो कि न्यूटन की ही थर्ड लॉ के मुताबिक इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। और क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का जब आपको फार्मूला पता है तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला भी एग्जैक्टली सेम होगा, बिकॉज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, जस्ट डायरेक्शन का फ़र्क है। तो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, मूविंग मासेस होते हैं, उन पे एक आउटवर्ड फोर्स लग रही होती है, रिएक्शनल फोर्स। तो उसका भी फार्मूला जैसे सेंट्रीपिटल का आप एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर पढ़ते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फार्मूला वही लिखा हुआ है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें अगर आप वेलोसिटी को आर टाइम्स ओमेगा के बराबर रख लें, यानी रेडियस टाइम्स एंगुलर स्पीड, तो आप जो है वो उसको ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर और नीचे एक आर से ऊपर का स्क्वायर कट जाएगा और रिड्यूस फॉर्म बचेगी कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एंगुलर स्पीड स्क्वायर टाइम्स रेडियस। आगे चलते हैं। ये इस तरह का कुछ इक्विपमेंट है हमारे पास। यहाँ पे ऊपर ये एक जो लंबी सी आपको रॉड नज़र आ रही है, ये रोटेट हो रही होती है। तो पॉइंट ऑफ फिक्सेशन से जिस पॉइंट तक उसका मास अटैच हुआ होता है, मास ये शो हुआ है। ठीक है। तो पॉइंट जहाँ से ये फिक्स है वहाँ से लेके, यानी जो उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट पे है वहाँ से लेके जहाँ ये मास कनेक्टेड है, इनके दरमियान जो फासला है वो रेडियस हो जाता है। फिर यहाँ देखें तो हमारे पास पावर ऑन और पावर ऑफ करने के लिए बटन दिए हुए हैं, साथ में नीचे स्पीड को एडजस्ट करने के लिए नॉब दी हुई है। यहाँ पे दो डिस्प्ले दिए हुए हैं। एक डिस्प्ले में जो है वो राइट हैंड साइड पे ये जो मिनट इन्वर्स में लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली वही है जैसे आप आरपीएम पढ़ते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। सो रेवोल्यूशन पर मिनट को यहाँ इन्होंने मिनट इन्वर्स से शो किया हुआ है, बिकॉज रेवोल्यूशन इज़ नॉट एन एसआई यूनिट। वो तो एक रोटेशन की बात की जा रही होती है कि एक मिनट में कितने रोटेशंस हो रहे हैं, कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, तो इसको मिनट इन्वर्स में शो किया हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फोर्स जो कि ये इक्विपमेंट बताएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू इन न्यूटन्स। इक्विपमेंट का नाम है, ये गंट कंपनी है और इसका जो ये मॉडल नंबर है दैट इज़ TM600। ऊपर इस पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और जब तक ये पूरी तरह अटैच नहीं हो जाती तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है, ये जब तक घूमता नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमें ये चीज़ स्टडी करनी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किस तरह फंक्शन है, फंक्शन मतलब किस तरह डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, स्पीड मतलब एंगुलर स्पीड ओमेगा, द साइज ऑफ रोटेटिंग मास, बेसिकली मास पे, क्योंकि मासेस हमारे पास डिफरेंट हैं, 3 मासेस हैं जो कि अभी आपको आगे बता दूंगा मैं। एंड नंबर 3
द रोटेशन रेडियस, कि रेडियस वेरी करने से, क्योंकि आप अभी फॉर्मूला ये देखा ना कि फोर्स जो है वो मास टाइम्स ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर के बराबर है। तो बस फोर्स इन्हीं तीनों चीज़ों का फंक्शन है, इसको आपको स्टडी करना है। एंड दीज आर योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, तो मैं मुख्तसरन आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ इस पर, कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ रोटेटिंग मासेस। देखिए, एक चीज़ तो ये कि आपको क्लियर है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ इन्होंने लिखा हुआ है, इट्स ऑल अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि जब कभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं इन एन ऑर्बिट, तो एक इनर्शिया फोर्स होती है दैट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये होती क्यों है? क्योंकि एक सेंटर सीकिंग फोर्स होती है, ठीक है, और सेंटर सीकिंग फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो उसके रिएक्शन में होती है और होती इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है और डायरेक्शन में ऑपोजिट होती है। जितनी भी टर्बाइंस या जहाँ जहाँ मशीन एलिमेंट्स में रोटेशन होती है वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पाई जाती है। तो आपको ज़रा इसको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को डिज़ाइन करना होता है, ताकि कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इतनी हाई ना हो कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो डैमेज हो जाए। अब ये जो TM600 जो इक्विपमेंट है, इसको यूज़ किया जा रहा होता है किस लिए? कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्टडी करें अंडर डिफरेंट कंडीशंस में आप जो है वो मासेस को तब्दील करेंगे, रेडियस को तब्दील करेंगे, स्पीड को वैरी करेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि जो रोटेटिंग आर्म है ऑन अ वर्टिकल रोटेशन एक्सिस, उसी पे सब कुछ बेस कर रहा है, उस पर डिफरेंट मासेस अटैच करते हैं हम, और हम ऑर्बिटल रेडियस को सेट कर सकते हैं। किस तरह सेट कर सकते हैं? कभी आप मास को एंड पे लगाएंगे, कभी आप मास को बिल्कुल एंड पे नहीं, उससे पहले जो पॉइंट दिया है उस पे लगाएंगे, कभी आप मास को और करीब कर देंगे। तो जैसे जैसे आप मास जो है वो सेंटर से करीब होता जाएगा, यानी जैसे जैसे मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से करीब होता जाएगा, तो रेडियस वेरी करता जाएगा। ठीक है, तो 3 हमारे पास डिफरेंट मासेस हैं यहाँ पे। और फिर ये कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रॉड होती है, उससे ट्रांसफ़र होती है एक बेंडिंग बीम तक, और बेंडिंग बीम में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है, डिफॉर्मेशन हो रही होती है, तो फोर्स डिफॉर्मेशन का जो हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं मैकेनिक्स में और इनफैक्ट सॉलिड मैकेनिक्स में, उस डिफॉर्मेशन को देखते हुए एक डिजिटल सिग्नल के ज़रिए डिस्प्ले पे फोर्स की वैल्यू बता रहा होता है इक्विपमेंट। आगे लिखी हुई है कि द स्पीड ऑल्सो डिस्प्ले डिजिटली। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे एक मोटर है हमारे पास। जाहिर सी बात है, जहाँ भी रोटेशन हो रही होती है चीज़ों में, तो रोटेशन हमेशा मोटर की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि मोटर एक कैसा डिवाइस है, किस तरह का, कौन सी मशीन है? मोटर एक ऐसी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फिर एंड में उसके बारे में बताया हुआ है कि ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कवर, जो कि मैंने भी बताया था, सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, जो ऊपर लगा हुआ होता है, और जब तक ये पूरी तरह से सेट नहीं होता तो इसमें भी एक, यानी समझ लें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कि जब तक ये फिक्स नहीं होता ना तब तक वो चल नहीं सकती मशीन। ठीक है, जब ये फिक्स हो जाता है प्रॉपर्ली तब उसके बाद चलती है। ये इसके पार्ट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 करके शो हुए में। नंबर 1 पे वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिस्प्ले दिया हुआ है, 2 पे स्पीड डिस्प्ले दिया हुआ है, और इनफैक्ट शायद इन्होंने मार्क गलत किया हुआ है, क्योंकि वहाँ राइट हैंड साइड पे जो है वो मिनट इनवर्स में नंबर 1 बेसिकली स्पीड डिस्प्ले है, और नंबर 2 जो है वो फोर्स का डिस्प्ले है। ठीक है, इन्होंने जो मैनुअल दिया है उसमें गलत मार्क कर दिया। नंबर 3 पे जो है वो एडजस्टमेंट है स्पीड की, मैंने भी आपको बताया था। 4 पे कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड जिस पे ये सारे मासेस रखे जाते हैं, प्लेस किए जाते हैं। 5 पे प्रोटेक्टिव कवर है, वो ऊपर एक शेप दिखाया हुआ है, जो कि आपको मैंने वहाँ
ओरिजिनल पिक्चर में ट्रांसपेरेंट दिखाया था। नंबर 6 पे हमारे पास रोटेटिंग आर्म है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड जो है बेसिकली जो नंबर 4 पे बताई ना, कनेक्टिंग रॉड पर ही हमारे पास रोटेटिंग आर्म है, और रोटेटिंग आर्म के एंड्स पे हमारे पास मास को फिक्स किया जाता है। और नंबर 7 पे ये जो ऑब्जेक्ट शो हुआ हुआ है ये एक मास है। आगे चलते हैं। अब ये इसकी इंटरनल मैकेनिक्स है कि किस तरह फोर्स डिफॉर्मेशन प्रिंसिपल, यानी आपको पता है ना कि जैसे आप हुक्स लॉ पढ़ते हैं, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स और एफ इज़ इक्वल टू के एक्स, उसके तहत क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या पार्ट्स हैं, किस तरह ट्रांसफ़र हो रहा है, फोर्स कैसे ट्रांसफ़र हो रही है बीम तक। एक तो ये कि नंबर 1 पे मास दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि एंड पे जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये वो मास है हमारे पास, ठीक है। नंबर 2 पे रोटेटिंग आर्म है। रोटेटिंग आर्म बेसिकली वो मेंबर है जो कि रोटेशन परफॉर्म कर रहा होता है। नंबर 3 पे हमारे पास मेंबर है। मेंबर बेसिकली एक कनेक्शन है जो कि रोटेटिंग आर्म और नीचे जो बीम है उनको जोड़ रहा है। नंबर 4 पे बेंडिंग बीम है। बेंडिंग बीम ये रही हमारे पास, जो बेंड हुई हुई आपको नज़र आ रही है, ये इंटरनल होती है, बाहर से नहीं नज़र आती। नंबर 5 पे पोजीशन सेंसर है। यहाँ पे बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है, ये देखता है कि जितनी डिफॉर्मेशन हो रही है ना, तो फोर्स डिफॉर्मेशन के रिलेशनशिप जो है इसके अंदर फीड हुए हैं, ठीक है। और ये जो फीड हुए हैं उसके ज़रिए कैलकुलेट करके आपको सिग्नल बता रहा होता है। अब एरर कहाँ आ सकता है? एरर बेसिकली इस चीज़ में आ सकता है कि डिफॉर्मेशन किस नौइयत की हो रही है, और डिफॉर्मेशन जो हो रही है उस डिफॉर्मेशन में, और जो इसमें फार्मूला फीड हुआ हुआ है बेसिकली, तो उसका एक्चुअल से क्या वेरिएशन हो सकता है। एक्चुअल कैसे निकालते हैं आप? उस फार्मूले से, यानी जो बेसिकली कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू, वो आप उस फार्मूले से निकालते हैं जो आपको स्टार्ट में शो किया गया था, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर। लेकिन यहाँ पे जो ये इक्विपमेंट आपको बता रहा है फोर्स, जो डिजिटल सिग्नल दे रहा है फोर्स डिस्प्ले पे, वो बेसिकली इस फोर्स डिफॉर्मेशन के ज़रिए कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है। तो दोनों में, यानी एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, या आप कह सकते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में वेरिएशन होती है, तो जिसके नतीजे में एरर भी होता है। अब ये आगे कुछ स्पेसिफिकेशन बताइए। तो स्पेसिफिकेशन काफ़ी हद तक मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो मेजर कर रहा होता है ये रोटेटिंग मासेस की, और इसमें हम ऑर्बिटल रेडियाई जो हैं, यानी रेडियस को वेरी कर सकते हैं। कैसे? कि मास को एंड पे भी अटैच कर सकते हैं, उससे पहले भी अटैच कर सकते हैं, और कम डिस्टेंस पे अटैच कर सकते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन। नंबर 3 पे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ, अच्छा, मासेस मुख्तलिफ ले सकते हैं, ठीक है। वो आगे अभी आपको वैल्यूज़ भी बताऊंगा मैं, कौन कौन से मासेस हैं हमारे पास यहाँ पे मौजूद। फिर हम स्पीड को, यानी एंगुलर स्पीड को हम वेरी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, उसी के लिए नॉब भी दी हुई थी। इसमें एक ड्राइव डीसी मोटर है, यानी डायरेक्ट करंट मोटर मौजूद है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट घूम रहा है। फिर नीचे दिया हुआ है कि ट्रांसमिशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाया कनेक्टिंग रॉड एंड मेंबर टू अ बेंडिंग बीम। ट्रांसमिशन हो रही है, जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी ट्रांसमिशन एक मेंबर के ज़रिए नीचे बेंडिंग बीम तक हो रही है। फिर बेंडिंग बीम में आपको पता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन वाला रिलेशनशिप लग रहा है बेंडिंग बीम का, जिसके ज़रिए सिग्नल जनरेट हो रहा है और डिजिटल सिग्नल फोर्स के डिस्प्ले पे शो हो रहा है। आगे वही दिया हुआ है कि एक सेंसर है, इंडक्टिव पोजीशन सेंसर, वो डिफॉर्मेशन को देखते हुए, सेंस करते हुए कि बेंडिंग बीम कितना डिफॉर्म हो रही है, और वो आपको डिजिटल सिग्नल दे रहा है फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। फिर आगे बताया हुआ है कि फोर्स और स्पीड दोनों का ही डिजिटल डिस्प्ले है, एंड एट द एंड लास्ट में वो बताया कि वही प्रोटेक्टिव कवर है, जिसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग मतलब वो जो प्रोटेक्टिव कवर है ना, जब वो फिक्स होता है तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है कि वो ओके कर देता है कि हाँ अब मशीन चल सकती है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ना सिग्नल्स ही होते हैं। अब यहाँ पे जब तक ये फिक्स नहीं हो जाता प्रॉपरली तो मशीन चलती ही नहीं है। क्यों? फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, कि अगर चल गई या खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया, तो इसलिए उन्होंने पहले से एक इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग की हुई है इस प्रोटेक्टिव कवर के साथ। ये टेक्निकल डाटा है। अब इसमें स्टार्ट में अगर आप देखें तो रेडियस
क्या क्या वेरी कर सकते हैं आप, 25 मिलीमीटर्स, 50 मिलीमीटर्स, 75 मिलीमीटर्स, 100 एंड 125 मिलीमीटर्स, यहाँ तक ये वेरी करने की रेंजेस हैं। और ये इनफैक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स पे आप मासेस को फिक्स कर सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी 6.5 मीटर पर सेकंड बताइए। ये 6.5 मीटर पर सेकंड जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये बेसिकली वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है जो कि आप बोलते हैं v, जो कि बराबर होती है r टाइम्स ओमेगा के। ठीक है, मासेस यहाँ पे 3 डिफरेंट हैं जो हमारे पास लैब में भी रखे हुए हैं। 50 ग्राम का भी ऑब्जेक्ट होता है, 75 ग्राम का भी होता है और 100 ग्राम्स का भी होता है। फिर हमारे पास जो डीसी मोटर है, ड्राइव मोटर है, उसकी पावर बताई हुई है। मैक्सिमम पावर वो 35 वॉट्स की है और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, ये मोटर की बात की जा रही है, मोटर की स्पीड जो है वो 6000 मिनट इनवर्स है या आरपीएम है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपना जो भी रोटेटिंग मास होगा उसके बारे में, कि उसकी क्या स्पीड है, उसकी स्पीड की रेंज है। जब वो रोका हुआ है तो 0 और मैक्सिमम जो है वो 500 मिनट इनवर्स या 500 आरपीएम हो सकती है। अब कोई अगर ये सोचे कि एग्जैक्टली मोटर के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि गियर्स भी होते हैं मशीन एलिमेंट्स में, जो कि जिसकी वजह से स्पीड वेरी कर जाती है। फिर नीचे फोर्स की बात की जा रही है। फोर्स कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो वेरी कर रही है, वो 0 से लेके मैक्सिमम 25 न्यूटन तक ये इक्विपमेंट आपको मेजर करके बता सकता है। 25 न्यूटन से ज़्यादा ये इक्विपमेंट नहीं बता सकता। ठीक है, रेजोल्यूशन बताइए 0.1 न्यूटन, यानी ये वो मिनिमम वैल्यू है फोर्स की जो ये बता सकता है, जैसे कि आप लीस्ट काउंट पढ़ते थे। देन वी हैव द ग्राफ। अच्छा, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड का ग्राफ है यहाँ पे। कौन सी स्पीड, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड को इन्होंने n से शो किया हुआ है, वैसे आप ओमेगा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें उसमें आप जब रिलेशन देख रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर। तो ओमेगा पे स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और जब भी स्क्वायर आ रहा होता है, तो यानी डिग्री 2 इक्वेशन है, तो वो हमारे पास मैथमेटिकली एक किस तरह का शेप होता है, एक पैराबोलिक शेप होता है। तो यहाँ पे पैराबोलिक कर्व आया हुआ है। ठीक है, व्हेन यू आर डीलिंग विद फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर स्पीड। फिर यहाँ पे भी 2 मुख्तलिफ रंगों से ग्राफ शो किया हुआ है, एक रेड से और एक ग्रीन से। तो जो यहाँ पे ग्रीन से शो हुआ है वो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं। कैलकुलेटेड वैल्यूज़ मतलब जो कि आप उस फॉर्मूले के ज़रिए डिफरेंट मासेस, डिफरेंट रेडियाई और डिफरेंट स्पीड्स पे निकालेंगे। लेट से आपको पता है कि भाई आपने मास जो है वो 50 ग्राम का और एट अ रेडियस 100 मिलीमीटर्स रखा है और एंगुलर स्पीड लेट से 200 आरपीएम है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप मास को केजी में कन्वर्ट करके और रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करके और ओमेगा को पुट करके और फोर्स निकाल सकते हैं न्यूटन में। तो वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, बाय योर कैलकुलेटर। लेकिन वही चीज़ जो आपको इक्विपमेंट बता रहा होगा उस वैल्यू पे, मतलब उस कंडीशन पे कि मास 50 ग्राम है और रेडियस 100 मिलीमीटर्स है, और जब उससे स्पीड एडजस्टमेंट नॉब से स्पीड एट से 200 तक पहुंचेगी, उस वक्त अगर आपको जो इक्विपमेंट डिस्प्ले पे, फोर्स के डिस्प्ले पे फोर्स बता रहा होगा, वो वैल्यू क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू होगी। तो इस तरह आप अगर ग्राफ को प्लॉट करें तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल यानी जो कैलकुलेटेड है और जो मेजर्ड यानी इक्विपमेंट बता रहा है उनके दरमियान क्या वेरिएशन है, किस हद तक किस नौइयत की वेरिएशन आ रही है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी अगर क्वेश्चंस हो आपके, सो वी कैन हैव अ जूम सेशन और यू कैन सेंड मी प्राइवेट मैसेज ऑन व्हाट्सएप एज एन ऑडियो क्लिप। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।